अगला सवाल में सवाल है कि हम हेमिस्फेरिकल ओवल ऑफ रेडियस r is rotated about its axis of symmetry which is kept vertical. A small block is kept in the oval at a position where the radius makes an angle theta with the vertical. The block rotates with the oval without any slipping. The friction coefficient between the block and the oval surface is mu. Find the range of the angular speed for which the block will not slip. एक क्वेश्चन हम लोग थ्योरी में ही करवा चुके हैं जब आप सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे होंगे बैंकिंग ऑफ रोड, तो लास्ट में हम ये सवाल करवाए हैं। आज हम दोबारा आपको सवाल लिख देते हैं। पहले तो आपको बताते हैं कि नहीं स्लिप करने का एक फॉर्मूला आपको याद करवाया जाता होगा थ्योरी में, और पीछे एक क्वेश्चन भी था इसी चैप्टर में सर्कुलर मोशन में, जिसमें आपको याद होगा कि आरजी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा से लेकर के आरजी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का रूट तक। ऐसा हमने पिछले सवाल में आंसर बताया कि यहां से यहां तक वेलोसिटी अगर रहता है तो नाइदर स्लिप अप नॉट स्लिप डाउन का केस होता है। बैंकिंग ऑफ रोड में ऐसा हम लोग पढ़े थे। खैर यहाँ पर हमें रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, इसलिए हम v को बदलना चाहते हैं ओमेगा आर में। तो चलिए v को बदलते हैं ओमेगा आर में, तो v बराबर ओमेगा आर। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि आपको थोड़ा हम यहीं पर कर देते हैं v के जगह ओमेगा आर। चलिए हो गया ओमेगा आर, हो गया ओमेगा आर। यहां से ओमेगा का मान निकाल लेते हैं। ओमेगा का मान निकालने के लिए आर को तो हटाना पड़ेगा आपको। तो जब आर से यहां पर डिवाइड करेंगे, या फिर आर से डिवाइड क्या करना है, आर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि 1/r से, हाँ 1/r से इसमें भी और 1/r से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आर से आर कट सके, और यहां पर हम ओमेगा लिख सके। और जब ई आर अंदर जाएगा रूट के अंदर तो आर स्क्वायर बन के जाएगा नीचे, और वो आर से आर कटेगा तो आएगा जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बटे आर इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और ये वाला जब आर अंदर आएगा रूट के अंदर तो आर स्क्वायर बन के ही आएगा, और फिर आर से एक आर कटेगा तो आएगा जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और बटे आर इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये ओमेगा का वैल्यू है। हम एक आपको जनरल बात बताएं जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बबल है, ऐसा कुछ आकृति का है बना हुआ। आई जो इसका वर्टिकल लाइन है इससे थीटा एंगल पर, इसका रेडियस आर है, इस यहां पर एक पार्टिकल है इसे जो इसके साथ, जो इसके अंदर में मानो कि चक्कर लगा रहा है, इसके अंदर में ही चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाने के दौरान ना ऊपर स्लिप कर रहा है ना नीचे स्लिप कर रहा है। तो बताइए कि इसका ओमेगा का वैल्यू कितना होना चाहिए, ओमेगा का रेंज क्या है, कितना एंगुलर स्पीड से चक्कर लगाए अंदर में, यहाँ पर थीटा एंगल पर, ताकि ना यहाँ से ऊपर स्लिप करे ना नीचे स्लिप करे। तो आप समझिए यहाँ कि चूंकि जो चक्कर लगा रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो चक्कर लगा रहा है वो इस इंक्लाइन प्लेन पर लगा रहा है, और चूंकि ये एंगल थीटा है तो चूंकि इसके परपेंडिकुलर ई लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ई लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा।
और ई जो रेडियस होगा, क्योंकि थीटा है, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और फिर एंगल होगा हमारा थीटा, तो फिर एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस तरह से आर है आई थीटा, तो आर कॉस थीटा, आई लंबाई आएगा आर साइन थीटा। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है अंदर में आर साइन थीटा के रेडियस तक घूम रहा है, और ये जो हमारा फॉर्मूला उस समय का है जब ये आर रेडियस तक घूम रहा है। ये जो फॉर्मूला हमारा उस समय का है जब ये आर रेडियस तक घूम रहा है, लेकिन इस सवाल में जब ये घूम रहा है तो कितना पर घूम रहा है, आर साइन थीटा के रेडियस तक घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि जहां हम आर लिखे हैं लिखना होगा आर साइन थीटा, बस इतना ही का अंतर है। हम जो आर यहां लिखे हैं यहां मेंशन करना होगा आर साइन थीटा, और यहां भी आर के लिए लिखना होगा आर साइन थीटा, बस इतना ही का अंतर है। बाकी तो फॉर्मूला भी उस समय का है जब थीटा इंक्लिनेशन पर होता था वस्तु, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का मान म्यू होता था, आज भी म्यू है, बस सिर्फ अंतर है तो रेडियस का। वो जो जनरल सवाल हम सॉल्व करते हैं इस तरह का मान लिया जाए कि बना हुआ है, इस पर कोई ब्लॉक है और इस तरह का पटरा चारों तरफ लगा हुआ है, उस पर कितना वेलोसिटी से चलना चाहिए ताकि न ऊपर स्लिप करे ना नीचे स्लिप करे। उस समय तो थीटा का इंक्लिनेशन होता था और यहाँ होता था म्यू, उसी का तो फॉर्मूला हम सॉल्व किए। मेन फॉर्मूला हम भी लाए थे, भी से तुला दिए ओमेगा, क्योंकि इसमें ओमेगा पूछ रहा था, लेकिन अंतर इस बात का है कि जो फॉर्मूला मेरा सॉल्व हुआ होता है वो आर रेडियस पर, और चूंकि यहाँ जो घूम रहा है वो आर साइन थीटा के रेडियस पर, इसे जहां आर है वहां पुट करेंगे आर साइन थीटा। और जस्ट यही सवाल हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो फिर यहाँ से या फिर थ्योरी से जाकर के हम दोनों जगह से काम को कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही सवाल था हमारा। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था कि म्यू है और यहाँ थीटा है, सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन हेमिस्फीयर का रेडियस आर था, हेमिस्फीयर का रेडियस आर था, लेकिन पार्टिकल जहां चक्कर लगा रहा है वो आर रेडियस पर नहीं लगा रहा, आर साइन थीटा पर। इसे जहां आर का फॉर्मूला वहां हमने पुट किया आर साइन थीटा। सवाल है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया। कंसीडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स पाथ नियर द हाईएस्ट पोजीशन एंड टेक इट अप्रॉक्सीमेटली टू ए सर्कुलर आर्क। कह रहा है कि इस पाथ का जो ऊपरी सिरा है इसको समझिए कि किसी सर्किल का हिस्सा है, किसी वृत्त का हिस्सा है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल? अगर ये लपाट किसी सर्किल का हिस्सा है तो इसका रेडियस क्या है? दिस रेडियस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग पढ़े हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका, ऐसे पढ़ाते थे ना फॉर्मूला कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर v स्क्वायर बाई r होता है, r बराबर v स्क्वायर बटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ काम करते हैं, रेडियस के अलोंग काम करते हैं, और रेडियस हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इसलिए हम थ्योरी में बात आपको बताते थे कि v स्क्वायर बटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जगह आप ये याद करो कि एक्सीलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऐसा याद रखिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर v स्क्वायर बटा एक्सीलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होते हैं और रेडियस के अलोंग होता है और हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। अब चूंकि हाईएस्ट पॉइंट का सवाल है तो हाईएस्ट पॉइंट पर हम जानते हैं कि पार्टिकल को वेलोसिटी कितना होता है, u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल कितना वेलोसिटी होता है, u cos थीटा। तो पोटाइल मोशन का बात है, जब इसको आप तोड़ते हैं तो आता है ना इधर u cos थीटा और इधर की तरफ u sin थीटा, और हम लोग पढ़ते हैं कि x की तरफ जो है वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, और u sin थीटा का मान धीरे 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 घटते घटते यहाँ आते आते u sin थीटा का मान 0 हो जाता है, और फिर बढ़ते 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 यहाँ पर आते आते वेलोसिटी हो जाता है u sin थीटा। लेकिन गिरते गिरते भी ई वाला वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, हर हमेशा इसके पास वेलोसिटी होता है u cos थीटा। एस की तरफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता। ये सब पोटाइल मोशन का पार्ट है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी है u cos थीटा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है g,
क्या यही एसेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? बोले हाँ, तो साफ आंसर है u cos थीटा का होल स्क्वायर बटा जी। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर बटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सीलरेशन, जब पार्टिकल पोटेंशियल मोशन करता है उसके पास तो एक एक्सेशन है, सिर्फ ग्रेविटेशन वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर ऑटोनेबिलिटी पर काम कर ही रहा है, इसका मतलब ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है यहाँ के लिए, तो हो गया v स्क्वायर बटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मतलब जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सीलरेशन है, तो u cos थीटा का स्क्वायर बटा g, मतलब u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटे g। ये हमारा आंसर आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटे g। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126 में। में है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला ट्रेस्ड आउट बाय द प्रोजेक्टाइल इन दिस प्रीवियस प्रॉब्लम। अच्छा, प्रीवियस प्रॉब्लम तो ही था, u वेलोसिटी से हमने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर फेंका था, इसे वही तो पोटेंशियल मोशन, वेयर द पार्टिकल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इस बार हमको वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान बताना है जहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपने हॉरिजॉन्टल से थीटा बाय 2 बना रहा है, फेंकने के वक्त हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा था, कुछ समय आगे बढ़ने के बाद मान लो कि जो वेलोसिटी है अपने हॉरिजॉन्टल से थीटा बाय 2 बना रहा है, इसी पॉइंट पर बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है, v का मान निकालने का प्रयास करेंगे पहले, और जब v का मान निकल जाएगा तो v का स्क्वायर करेंगे और बटा इसके परपेंडिकुलर वाला एक्सीलरेशन निकालने का प्रयास करेंगे, e इसके परपेंडिकुलर वाला एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला, जबकि हमें पता है कि एक्सीलरेशन तो होता है g नीचे की ओर। अब चूंकि e एंगल थीटा बाई 2 है तो होगा 90 माइनस थीटा बाई 2 और फिर से हो जाएगा थीटा बाई 2। इस तरह से इसका e वाला जो टुकड़ा होगा ये होगा g cos थीटा बाई 2। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान आएगा v स्क्वायर बटा g cos थीटा बाई 2। क्या बोल रहे थे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है? उस पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर अब बटा उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर अब बटा उसके परपेंडिकुलर का एक्सीलरेशन g cos थीटा बाई 2 है। अब सवाल है कि v का स्क्वायर कैसे निकलेगा? v का मान निकालना भी तो पड़ेगा। हमको एक कंसेप्ट पता है पोटेंशियल मोशन का कि x के तरफ जो वेलोसिटी होता है कभी चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी के होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। मतलब इसका जो x वाला पार्ट है u cos थीटा और इसका जो x वाला पार्ट है v cos थीटा बाई 2, दोनों का मान सेम होगा। इस तरह से आप चाहें तो v का मान निकाल सकते हैं u cos थीटा बटा cos थीटा बाई 2 और हम इसका स्क्वायर करके जब मान वहां रखेंगे तो आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अगुना g अगुना cos थीटा बाई 2। इस तरह से आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा g और cos का पावर 3 थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आ गया है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा g cos का पावर 3 थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हुआ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तरह के ब्लॉक ऑफ मास m moves on a horizontal circle against the wall of a cylindrical room of radius r। एक r रेडियस का क्या है ना कि एक सिलिंड्रिकल रूम है। अब ऐसा समझ लो कि r रेडियस का क्या है कि एक सिलिंड्रिकल रूम है। r रेडियस वाला एक सिलिंड्रिकल रूम है, कमरा है r रेडियस का, सिलेंडर जैसा, बेलन जैसा, इसका रेडियस r है। द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन विच द ब्लॉक मूव्स। अच्छा, इस पे एक ब्लॉक भी तो रखा हुआ है, एक ब्लॉक ऑफ मास m। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m किलोग्राम।
मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल सर्किल अगेंस्ट द वॉल, जैसे कि मान लिया कि सिलिंड्रिकल रूम का दीवार है, तो एक ब्लॉक है जो इसको ऐसे रख करके घूम रहा है, वॉल धर के ऐसे घूम रहा है। द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन विच द ब्लॉक मूव्स इज स्मूथ, ये नीचे का जो सतह है ना वो स्मूथ है, नीचे का सरफेस स्मूथ है। फ्रिक्शन कहां है? दीवार में। बट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू, दीवार और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। मतलब कि जब भी मान लो पेन एक वस्तु है और दीवार धर के ऐसे चलेगा तो रगड़ खाएगा दीवार से, न कि नीचे के सरफेस से। नीचे के सरफेस से रगड़ नहीं खाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर नीचे के सरफेस में फ्रिक्शन होता तो नॉर्मल की तरह mg काम करता। फ्रिक्शन अगर इस सरफेस दे रहा है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला फोर्स ना नॉर्मल देगा। तो अगर नीचे वाला सरफेस में फ्रिक्शन होता तो mg नॉर्मल की तरह काम करता। क्योंकि दीवार में फ्रिक्शन है, दीवार में म्यू है, फ्रिक्शन यहाँ है, इसका मतलब इस पर लगने वाला फोर्स जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²/r, वो हमें देगा नॉर्मल। कहने का मतलब हम ही बता रहे हैं कि जब दीवार को धर करके जब ब्लॉक चलता होगा, घूमता होगा ऐसे, तभी बाहर एक बल लगाता होगा mv²/r, और इधर काम करता होगा एक नॉर्मल। मान लें कि ब्लॉक भी वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है तो दीवार पर धक्का मारेगा ना बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। इधर कांटेक्ट है चूंकि दीवार से ब्लॉक का, तो नॉर्मल में मिलेगा। n का मान कितना होगा? mv²/r। खैर सवाल क्या कहता है कि द ब्लॉक इज गिवन एन इनिशियल स्पीड v0। अच्छा, शुरुआत में इस ब्लॉक को इधर से v0 स्पीड दिया गया, v0 स्पीड देके कोई छोड़ दिया, तो v0 स्पीड देके जब ये छोड़े हैं तो v0 स्पीड से तो चलेगा नहीं लगातार। यहाँ पर स्पीड दिए हम v0, फिर धीरे 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 जब रगड़ाएगा तो इसका स्पीड घटेगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन काम करेगा दीवार में, पीछे की ओर से फ्रिक्शन काम करेगा पीछे की ओर। जब ब्लॉक आगे चलेगा ऐसे, फ्रिक्शन पीछे की ओर काम करेगा, नीचे तो रगड़ हो नहीं रहा है। तो कह रहा है कि द ब्लॉक इज गिवन एन इनिशियल स्पीड v0 एज ए फंक्शन ऑफ द स्पीड v। शुरू में तो स्पीड आप v0 दे दिए, लेकिन v0 स्पीड थोड़ा ना रहेगा, धीरे धीरे स्पीड तो घटेगा। तो एज ए फंक्शन ऑफ द स्पीड v के रूप में, मान लो कि v0 से घटते 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 कभी तो स्पीड v हुआ होगा। v0 वेलोसिटी से फेंक दिए, दीवार में रगड़ खाते खाते कभी तो स्पीड v हुआ होगा। तो v के रूप में आप बताएं कि नॉर्मल फोर्स बाय द बॉल ऑन द ब्लॉक, आंसर सामने है। नॉर्मल फोर्स बाय द बॉल ऑन द ब्लॉक mv²/r। हम उस समय का लिखे हैं जब ये v वेलोसिटी से चल रहा होगा। फेंका गया था शुरू में v0 से, लेकिन धीरे धीरे रगड़ खाते खाते दीवार से जब रगड़ाता होगा, चलने वक्त दीवार से रगड़ खाता होगा तो उसका स्पीड तो घटता होगा। जिसमें स्पीड इसका v रहा होगा उसमें बाहरी फोर्स लगाता होगा mv²/r, और यहां से मिलता होगा नॉर्मल, और नॉर्मल बराबर हो जाएगा mv²। तो बी नंबर सवाल कहता है कि कितना फ्रिक्शन काम करता होगा, तो फ्रिक्शन बराबर फॉर्मूला है म्यू n, तो काम करता होगा म्यू mv²/r। ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया, मान हो गया। अभी ब्लॉक ऐसे चलेगा तो रगड़ पीछे खाता होगा, कितना रगड़ खाता होगा? म्यू mv²/r घर्षण बल लगाता होगा दीवार ब्लॉक पर, इस कारण इसका स्पीड घटता होगा। इसका मतलब ये भी निकालना कि द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बताओ कि इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है? अब पीछे के फ्रिक्शन काम कर रहा है तो टेंजेंशियल में तो पीछे ही होगा। तो इसी को थोड़ा सॉल्व करो कि मास इनटू एक्सीलरेशन बराबर म्यू mv²/r, m से m कैंसिल, a बराबर म्यू v²/r, a बराबर म्यू v²/r। लेकिन ये a का मान पॉजिटिव एक्सीलरेशन नहीं है, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है, क्योंकि पीछे काम कर रहा है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ म्यू v²/r। हमने जब वेलोसिटी इसको v0 दे दिया, जब ये रगड़ा रहा था तो घर्षण पीछे काम कर रहा था, तो इसमें डिसीलरेशन आ रहा था। और ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट भी नहीं है। कैसे नहीं कांस्टेंट है? क्योंकि शुरू में तो आप दिए थे v0 वेलोसिटी, तो उस समय तो काम करता होगा म्यू v0²/r। धीरे धीरे स्पीड घटता होगा तो अभी का मान भी घटता होगा। तो जो एक्सीलरेशन पीछे की ओर काम कर रहा है, जिसे हम डिसीलरेशन बोल सकते हैं, वो भी तो घटता होगा। अब डी नंबर सवाल है, तो सी नंबर सवाल तक का हमारा आंसर आ गया है। पहला सवाल का आंसर है mv²/r, दूसरा का म्यू mv²/r, तीसरा का म्यू v²/r। आपको आंसर में दे रहा है कि a बराबर माइनस म्यू v²/r। आप भी खूब अच्छा ढंग से बात समझते होंगे, ये आंसर होना चाहिए माइनस म्यू v²/r ही, क्योंकि हम कोई बार बार बता रहे हैं
कि फ्रिक्शन के कारण ये एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। फ्रिक्शन तो हमेशा पीछे काम करता है, अपोज करता है मोशन का, तो ये एक्सीलरेशन तो अपोज करने वाला है, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है, डिसेलरेशन है, इसलिए माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर। अब है कि इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया है माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर, इसको इंटीग्रेट कीजिए। ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया है एक्सीलरेशन बराबर माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। कैसे इंटीग्रेट कीजिए कि dv बटा dt बराबर v dv बटा ds, ऐसा लिखिए। तो लिखिए एक्सीलरेशन बराबर होता है dv बटा dt, इसका मतलब हुआ v dv बटा ds। तो लिखिए v dv बटा ds बराबर माइनस v स्क्वायर बाई आर। हमने लिखा हुआ है कि dv बाई dt यही तो है एक्सीलरेशन, और उसका वैल्यू बोल रहा है पुट कीजिए v dv बटा ds। आपको पता है फॉर्मूला v dv बराबर a ds, तो साफ है a बराबर v dv बटा ds, a बराबर v dv बटा ds, a को बोलते हैं dv बाई dt, तो a बराबर लिख दिए v dv बटा ds बराबर माइनस म्यू v स्क्वायर बाई आर। ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर वन रेवोल्यूशन, बताओ कि एक चक्कर के बाद इसका स्पीड क्या रहा होगा। शुरू में तो स्पीड आप v नोट दिए थे, तो एक चक्कर रगड़ाने के बाद अब इसका स्पीड क्या रहा होगा हमें बताना है। तो चलो v ब्लॉक की तरफ करते हैं, तो एक v से एक v तो कैंसिल, तो dv अब बटा v बराबर माइनस म्यू बटा आर ds, म्यू बटे आर ds। अब करते दोनों तरफ इंटीग्रेशन। इस शुरुआत में जब चला नहीं था तब तो स्पीड v नॉट था, एक चक्कर चलने के बाद मतलब 2 पाई आर दूरी तय करने के बाद मान लो कि वेलोसिटी का मान v है, यही v का मान हमें जानना है। तो dv बटा v का इंटीग्रेशन हो जाएगा log v, v नॉट से v तक बराबर माइनस म्यू बटे आर, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s 0 से लेके 2 पाई आर तक। 2 पाई आर तक क्यों? क्योंकि 1 रेवोल्यूशन बोला जा रहा है, एक चक्कर में बताइए। तो ये जाएगा log v बेस e माइनस log v नॉट बेस e बराबर माइनस म्यू बटे आर, s का मान 2 पाई आर, r से r कैंसिल। तो ये जाएगा log बेस e v बटा v नॉट बराबर माइनस 2 पाई म्यू, माइनस 2 पाई म्यू। तो v बटा v नॉट बराबर e पर पावर माइनस 2 पाई म्यू, तो v बराबर v नॉट e पर पावर माइनस 2 पाई, हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। एक चक्कर के बाद इतना वेलोसिटी हो जाएगा, v बराबर v नॉट e टू दी पावर माइनस 2 पाई म्यू, ये हमारा आंसर है। एक नंबर सवाल, a table with a smooth horizontal surface is fixed in a cabin। एक टेबल है जिसका सरफेस एकदम चिकना है और टेबल वो केबिन में फिक्स है। एक बड़ा वाला जो दिख रहा है घेरा वो एक केबिन समझिए, और एक छोटा वाला जो घेरा दिख रहा है वो टेबल समझिए। बड़ा वाला जो घेरा दिख रहा है वो केबिन समझिए, बड़ा वाला जो घेरा दिख रहा है वो केबिन, और छोटा वाला जो घेरा दिख रहा है वो टेबल है। ठीक, टेबल that rotates with a uniform angular velocity ओमेगा, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से केबिन रोटेट कर रहा है, और केबिन के अंदर में टेबल फिक्स है। एक केबिन है और केबिन के अंदर में टेबल फिक्स है, केबिन घूम रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, इसका मतलब टेबल भी घूम रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकंड। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, जिस सर्कुलर पाथ पर वो केबिन और टेबल घूम रहा है उसका रेडियस r है, और r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। टेबल में क्या है लिखा हुआ कि स्मूथ ग्रूव AB ऑफ लेंथ l, टेबल में गड्ढा बनाया गया, छोटा सा गड्ढा बना दिया गया टेबल में AB, आपको दिख रहा होगा टेबल में गड्ढा बना दिया गया छोटा सा AB। ये जो गड्ढा है टेबल में बनाया हुआ AB, छोटा वाला स्क्वायर टेबल है, बड़ा वाला स्क्वायर केबिन है, और केबिन घूम रहा है पूरा ओमेगा रेडियन पर सेकंड से r रेडियस पर।
और आर की तुलना में इस टेबल में जो गड्ढा किया हुआ है, एल लंबाई का जो गड्ढा है, एल लंबाई का जो गड्ढा है, ये बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू वाला है, मतलब छोटा सा गड्ढा कर दिया गया है टेबल में एल लंबाई का, जो कि इस रेडियस की तुलना में, जिस रेडियस पर पूरा केबिन घूम रहा है, वो जो है बहुत बड़ा है आर का मान। मतलब मान लें कि अगर केबिन है और केबिन पर एक टेबल रख दीजिए जाए और ये जो है केबिन को ऐसे घुमाया जा रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, यहां से अगर जोड़ो तो रेडियस आर है और इस पर एक टेबल रखा हुआ है और टेबल में एक छोटा सा ग्रूव गड्ढा काट दिया गया है और केबिन घूम रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है। हाँ, काट दिया गड्ढा। द ग्रूव मेक्स एन एंगल थीटा विद द रेडियस ओ ए जो रेडियस है उससे थीटा एंगल पर ही ग्रूव कटा हुआ है, जो गड्ढा बनाया गया एल लंबाई का थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। A small particle is kept at the point A in the groove and is released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach the point B. ये तो ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है केबिन, केबिन के अंदर में एक टेबल है, तो टेबल भी ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, टेबल में गड्ढा काट दिया गया है एल लंबाई का, खुरच खुरच कर गड्ढा बना दिया गया है, जो कि ये ओए रेडियस से थीटा एंगल पर है। करेक्ट पार्टिकल को हम अगर यहां पर छोड़ दें तो कितना समय में बी बिंदु तक पहुंच जाएगा? ये फिगर वर्टिकल नहीं, फिगर हॉरिजॉन्टल है, ऐसे फिगर है और यहां पर एक गड्ढा काट दिया गया है। मान लो ये बुक ही टेबल है, इसमें गड्ढा बना दिया गया तिरछा हल्का सा, यहां पर वो गोली रख के घुमाओ तो गोली गड्ढा धर के बाहर जाएगा, तो बताओ बी तक जाने में उसे कितना समय लगेगा? अब जैसे देखिए, जब ये पार्टिकल यहां रहा होगा तो सर्कुलर मोशन करने के कारण इस पार्टिकल पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता होगा m ओमेगा स्क्वायर आर, इसलिए हम कह रहे हैं कि इधर जो फोर्स लगता होगा वो m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा ऐसा लगता हो, और इधर जो लगता होगा m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। मतलब गड्ढा में जो आप वस्तु डाले हैं, गड्ढा में जो वस्तु डाले हैं उस गड्ढा के इस किनारे जिधर ए बी लिखा हुआ उधर नहीं, उसके इस किनारे दब के चलता होगा, उस किनारे दब के चलता होगा इसी बल के कारण। अब घर्षण का तो बात लिखा होने की गड्ढा में घर्षण है, अगर गड्ढा में घर्षण होता तो पीछे की तरफ एक घर्षण काम करता, रगड़ाते जाता गड्ढा के इस वाले पार्ट से, इधर वाला पार्ट से नहीं, इधर वाला पार्ट से रगड़ खाते हुए जाता है। लेकिन फ्रिक्शन कोई चर्चा उर्चा है ही नहीं इसमें, तो गड्ढा समझो कि स्मूथ है। और लिखा हुआ है कि स्मूथ ग्रूव, लिखा हुआ क्वेश्चन में स्मूथ ग्रूव, तो ग्रूव तो पूरा पूरा क्या है एकदम स्मूथ, ये बात तो मेंशन है पहले से ही। अब आइए सवाल पर, इसका मतलब इसको कौन वाला फोर्स बाहर ले जा रहा है? m ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा। जब ये फोर्स लेके जा रहा है इसका मतलब कौन सा एक्सीलरेशन इसको ले जा रहा है? बोले एक्सीलरेशन जो इसको बाहर ले जा रहा है वो हुआ ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा। सोचने वाला को लगता है कि जैसे जैसे आगे जाएगा रेडियस का मान तो आर से थोड़ा और बढ़ना चाहिए, क्या और दूर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा भी तो है एल इज वेरी वेरी लेस देना। इसलिए आपको इस पूरे टेबल पर कहीं चला जाए आपको मान के चलना है कि रेडियस आर ही पर ही चक्कर लगा रहा है, एल से कोई मतलब नहीं हमको, एल इज वेरी वेरी लेस देना। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा के एक्सीलरेशन से उस तरफ को भागेगा और चलना कितना दूर है इसको एल दूरी तय करने में लगा समय बराबर ut प्लस हाफ और एक्सीलरेशन का मान ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा और t का स्क्वायर, इस तरह से t का मान आएगा 2l बटा ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2l बटा ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा, टी स्क्वायर बराबर आएगा टी स्क्वायर बराबर, तो टी का मान यहां से आ जाएगा अंडर रूट 2l बटा ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा। ये हमारा आंसर आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार है 10 मीटर पर सेकेंड चक्कर लगा रहा है, इज टेकिंग टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ 50 मीटर, एक
10 किलोमीटर पर घंटा से चलता हुआ एक कार 50 मीटर की त्रिज्या पर टर्न मार रहा है। 50 मीटर की त्रिज्या पर क्या हो रहा है? टर्न मार रहा है। A small wooden plate is kept on the seat with its plane perpendicular to the radius of the circular road. A small block of mass 100 grams is kept on the seat which rests against the plate. The friction coefficient between the block and the plate is mu 0.58. Find the normal contact force exerted by the plate on the block. तो इतना बात हमको समझाते हैं कि क्या क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन है। पहला बात तो लिखा कि कार टर्न मारना है 30 किलोमीटर पर आवर की गति 10 मीटर। ठीक है, जिस रेडियस पर टर्न मार रहा है उसकी रेडियस कितना है? 50 मीटर। इस कार पर जो पिछला सीट है उस पर एक लकड़ी का एक प्लेट रखा हुआ है, वुडन प्लेट है, और इस वुडन प्लेट के जस्ट बगल में क्या है कि एक ब्लॉक रख दिया गया है। वुडन प्लेट के जस्ट बगल में क्या रख दिया गया है? ब्लॉक। ठीक, और ब्लॉक और वुडन प्लेट के बीच में जो म्यू का मान है वो 0.58 बताया जाएगा, और ये जो ब्लॉक है उसका मास 100 ग्राम 0.1 kg। इतना डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ। इस टर्निंग पर 10 मीटर पर सेकंड से कार टर्न ले रहा है। जिस रेडियस पर टर्न ले रहा है उसका रेडियस 50 मीटर है। कार के पिछले सीट पर एक वुडन प्लेट रख दिया गया है, लकड़ी का एक प्लेट रख दिया गया है, और उसके जस्ट बगल में एक ब्लॉक है 100 ग्राम का 0.1 kg का। लकड़ी का प्लेट और कुछ ब्लॉक 0.58 है। तो बताओ कि प्लेट जो है इस ब्लॉक पर कितना नॉर्मल फोर्स देगा? कितना नॉर्मल फोर्स देगा? जितना इसमें फोर्स लगेगा बाहर की ओर। जब टर्न मारेगा तो बाहर फोर्स मारेगा v स्क्वायर भैया। v का मान 0.1 पता है, v का मान पता है 10 तो 100, r का मान बचा 50 100 मतलब 0.2 न्यूटन। पहला आंसर तो आ गया, यही देगा नॉर्मल फोर्स। प्लेट देगा ब्लॉक को, क्वांटिटी चलती नॉर्मल फोर्स बराबर 0.2 न्यूटन। तो पहला सवाल का आंसर है 0.2 न्यूटन। ठीक है, सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। कहता कि प्लेट इज स्लोली so that angle between the normal to the plate and the radius of the rod slowly increase. The plate is slowly turned so that the angle between the normal to the plate and the radius of the rod, normal to the plate and radius of the rod slowly increase. Find the angle at which the block will just start sliding on the plate. कितना एंगल पर वो जो है स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो आइए सवाल पर यहां पर सवाल क्या है? सुनिए, सवाल है कि जो प्लेट है जिसे तो सवाल पर आइए। हम कह रहे हैं कि जो प्लेट है आपका, प्लेट है पीला कलर का, अभी तो नॉर्मल आप देख लिए। तो प्लेट का जो नॉर्मल और रेडियस एक ही लाइन में है, प्लेट का नॉर्मल और रेडियस दोनों एक ही लाइन में है। अब कह रहा है कि जो प्लेट है, अभी प्लेट ऐसे था, प्लेट है और यहां रखा हुआ था ब्लॉक,
अभी क्या है कि प्लेट हल्का सा टर्न ले लिया, अभी प्लेट था ऐसे, अभी प्लेट था ऐसे ही, वैसे नहीं, प्लेट क्या क्या हल्का सा टर्न ले लिया ऐसे प्लेट। तो ये जो प्लेट का नॉर्मल है ना, रेडियस इधर रेडियस हमारा, तो जैसे ही टर्न ले लेगा तो प्लेट का जो नॉर्मल यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक है हमारा, प्लेट का जो नॉर्मल है ई है, अब ये हमारा रेडियस वाला लाइन है, तो कितना एंगल बना लेगा रेडियस से, माने जब एकदम स्लिप करने की तैयारी पटरा पड़ेगी, पटरा भी ऐसे था, ऐसे तो ब्लॉक बाहर की तरफ दिखाना चाहता होगा एमवी स्क्वायर बाई आर बल से, इधर लगा होगा नॉर्मल, एमवी स्क्वायर बाई आर बराबर एन। लेकिन यदि कार टर्न मारेगा तो प्लेट हल्का सा ऐसे तो सीधा हल्का सा टर्न मारेगा, तो कितना टर्न मारना चाहिए ताकि जो ब्लॉक है स्लिप ना हो, मतलब स्लिप होने वाला है, उस समय थीटा का मान देते हैं कि थीटा का मान क्या है। देखो ये क्या है कि जब भी बाहर की तरफ तो बल लग रहा था एमवी स्क्वायर बाई आर, चलो ठीक है, और ई कोण अगर थीटा है तो भी कोण थीटा होगा, इस तरह से एमवी स्क्वायर बाई आर का दो टुकड़ा होगा, एक तो एमवी स्क्वायर बाई आर और थीटा, और एक जो लगेगा इधर जो लगेगा वो एमवी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो यही एमवी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा कराना चाहेगा, इसको कौन रोकेगा, इधर इधर हो गया हमारा नॉर्मल। तो जब भी नहीं स्लिप करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एमवी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा को कौन बैलेंस देगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन, एन का मान कितना है एमवी स्क्वायर बाई आर थीटा, तो सीधा से लिखेंगे कि एफ इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, और एफ बराबर हो जाएगा म्यू एन बराबर एमवी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, एन का मान है एमवी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा बराबर एमवी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, एमवी स्क्वायर बाई आर से एमवी स्क्वायर बाई आर टेन से टेन थीटा बराबर आ जाएगा हम लोग का म्यू, म्यू का मान है 0.58, 0.58। हमें यहां से किसका मान चाहिए भाई, थीटा का मान चाहिए, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगी, tan इनवर्स 0.58। तो एक अंदाज से हमको देखना पड़ेगा कि 0.58 कब आता है, तो tan कितना का मान आएगा 0.58, tan 30 का मान हो जाता है tan 00, tan सबसे पहले तो ही मिलता है 30, तो tan 30 1 बाई रूट 3, एक भाग रूट 3 का मान 1.732, तो अगर हम करके देखें एक भाग 1.732, एक भागा 1.732 अभी किए तो आया 0.577 कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये लगभग 0.58 के आसपास ही है, तो इसका मतलब 30 डिग्री के आसपास ही मान आएगा, तो हमारा आंसर आएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो चलिए खत्म हुआ, एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सवाल क्या है, सवाल क्या है कि टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस इन ए केबिन, एक केबिन है और उसमें एक टेबल है, स्मूथ टेबल, ए टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक टेबल जिसका सरफेस स्मूथ है वो एक केबिन में रखा हुआ है, और केबिन जो है मूव्स इन ए सर्कल ऑफ लार्ज रेडियस बड़ी आर,
एक बड़ी आर रेडियस पर केबिन मूव कर रहा है। A smooth pulley of a small radius is fastened to the table. Two mass m and 2m placed on the table are connected through a string going over a pulley. Initially, the masses are held by a person with the string along the outward radius, and then the system is released from rest. With respect to the cabin, find the magnitude of the initial acceleration of the masses as seen from the cabin and the tension in the string. Find the magnitude of the initial acceleration of the masses as seen from the cabin and the tension in the string. चलिए सवाल क्या क्या कर रहा है जो पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं। टू मासेस m एंड 2m। अच्छा, इसी में कोई m है और कोई 2m है। समझिए सवाल। कह रहा है कि एक तो पहले केबिन है, ये वाला केबिन हुआ हमारा, और उसके अंदर एक टेबल, ये हुआ हमारा टेबल। स्मूथ सरफेस है जो एक बहुत बड़ा रेडियस r पर चक्कर लगा रहा है, यहाँ चक्कर लगा रहा है, और ये चक्कर लगा रहा है कितना से? तो क्वेश्चन में तो कोई डाटा मेंशन नहीं किया हुआ कि कितना से चक्कर लगा रहा है, लेकिन हम ही समझ पा रहे हैं कि अगर आंसर के हिसाब से देखा जाए तो ओमेगा से चक्कर लगा रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से चक्कर लगा रहा है, और m1 का मान है m, m2 का मान है 2m। अब सोचो, तो सीन फ्रॉम केबिन, केबिन में बैठ के हम लोग देख रहे हैं। अब केबिन में बैठ के देख रहे हैं तो कौन फोर्स लगाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब केबिन से बैठ के हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो समझें कि इस पर एक फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, इस पर एक फोर्स लगेगा 2m ओमेगा स्क्वायर, और रस्सी में टेंशन T। अब चूंकि 2m ओमेगा स्क्वायर बड़ा है m ओमेगा स्क्वायर r से, इसका मतलब सिस्टम इधर चलेगा, मतलब ई वाला ब्लॉक अंदर खिंचाएगा और ई वाला ब्लॉक बाहर जाएगा। और मान लो कि ए एक्सेलरेशन से बाहर जा रहा है और वो एक्सेलरेशन से अंदर आ रहा है, तो इसका समीकरण क्या लिखेंगे हम कि 2m ओमेगा स्क्वायर r माइनस t बराबर 2m इंटू ए, और उसका समीकरण लिखाएगा कि t माइनस m ओमेगा स्क्वायर r बराबर m इंटू ए। इसका बाहर का फोर्स कितना लगा? 2m ओमेगा स्क्वायर r माइनस t बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो है 2m, और मान लिया हम कि a एक्सेलरेशन से सिस्टम चल रहा है, ये अंदर और बाहर। यहाँ तो t अंदर होगा तो t बड़ा होगा, i छोटा होगा, तो t माइनस m ओमेगा स्क्वायर r बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बराबर 3m इंटू a, m से m कैंसिल होगा और a का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाई 3, और a का मान किसी में पुट कर दें तो t का मान आ जाएगा, तो t बराबर m ओमेगा स्क्वायर r प्लस m a का मान ओमेगा स्क्वायर r बाई 3। अब एलसीएम लेंगे तो 3 और हो जाएगा 3 4, तो 4m ओमेगा स्क्वायर r बटा, इस तरह से हमसे आ जाएगा 4m ओमेगा स्क्वायर बटे 4m ओमेगा स्क्वायर r बटे 3 और ओमेगा स्क्वायर r बटे 3। ये आपका एक्सेलरेशन का आंसर हो गया और ये आपका टेंशन का आंसर। तो आज की इस क्लास में खत्म हो गया हमारा टॉपिक सर्कुलर मोशन का। अगले क्लास में हम लोग वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।